हेलो बच्चों, आज हम लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे उसका आज हम लोग कुछ स्टेट फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो अगर आपने देखा ना हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का तो वो जरूर देख लीजिएगा। फ्लूइड मोजाइक मॉडल डिस्कस किया था, व्हाट इज सेलेक्टिबल परमिएबल, उसकी कुछ प्रॉपर्टी और उसका स्ट्रक्चर हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। अगर आपने वो देखा नहीं तो वो कृपया करके देख लीजिए। तो आज उसमें हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत इजी है और इजी के साथ साथ आपको कुछ जो नॉर्मल फिनोमेना जो आपके आसपास होता है कि जैसे हमने जोक पे नमक डाल दिया तो वो मर जाना, या किशमिश को पानी में डाल देते हैं तो फूल जाएगा, ये सब चीज़ों के बारे में आज आपको मैं बताऊंगा बहुत ही आसानी से विथ विथ बेस ऑफ कॉन्सेप्ट। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसा मेम्ब्रेन था which is semi permeable in nature. It is selectable permeable और it is selectively permeable means it allow those molecule to pass which having some specific criteria, मतलब कुछ ही स्पेसिफिक चीज को ही ये पार होने के लिए देता है। तो मैंने बताया था कि एनिमल सेल वॉल जो होता है, चाहे एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, किसी भी सेल्स में जो जैसे प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल के जो अंदर वाली लेयर होती है वो प्लाज्मा लेयर होती है। ठीक है, और एनिमल सेल की बाहरी जो ढांचा होता है, जो आउटर सेल होते हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो ये हम लोग तो समझे गए थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। अब देखिए, सेल जो है वो एक फैक्ट्री की तरह काम करता है। उसमें भी कई मेटाबॉलिज्म होते हैं, कई प्रोसेसेस होते हैं जिसमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कुछ चीज़ बेकार होती है तो उसको निकालना भी पड़ता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन जो है सेल के अंदर से, इनसाइड ऑफ द सेल, इनसाइड ऑफ द सेल और आउटसाइड ऑफ द सेल, या फिर सेल टू सेल, मतलब या सेल के एक सेल से दूसरे सेल, ये कैसे मूवमेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। तो मैंने आप लोग बताया था प्रोटीन चैनल होता है और कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, लिपिड बाइलेयर होता है, कुछ एक्सटेंड लिपिड बाइलेयर भी अलाउ करता है चीज़ों को पास करने। तो उससे पहले आप लोग को ना ये समझना पड़ेगा कि जो फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, फंक्शन वो किस बेस पे काम करता है। तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्टेशन मैंने बोला था, ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन थ्रू मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो इसमें पहला कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच, तो ये वीडियो देखिए एकदम टंच आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। डिफ्यूजन है क्या पहले सुनिए। ठीक है, डिफ्यूज मतलब पूरी तरह से स्कैटर्ड होना। इस वर्ड का मतलब होता है स्कैटर्ड, फैलना, टूट टूट के बिखर जाना। तो जब भी आप जैसे कोई आपने देखा होगा वो जो क्लोथ व्हाइटनर होते हैं, जो उजाला और वो सब होते हैं, जब हम लोग पानी में डालते हैं तो वो फैलना शुरू होता है। ठीक है, पानी के अंदर, एक क्लियर वाटर के अंदर हमने एक बूंद डाला तो वो धीरे धीरे फैलता हुआ शुरू होता है, एकदम बादल की तरह से लगता है, फैलता है। एंड एट रैंडम थोड़ी देर बाद देखते हैं वो पूरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ऐसा तो नहीं होता कि ऊपर ज़्यादा डार्क है नीचे कम डार्क है, ऐसा नहीं होता, वो फैल जाता है। तो डिफ्यूजन मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, ये आप केमिस्ट्री में पढ़े हुए, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। ठीक है, लेकिन डिफ्यूजन का एक और समझ है इसमें। डिफ्यूजन में जब एक मॉलिक्यूल एक दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है तो वो ये कोशिश करता है कि वहाँ उसकी कॉन्सेंट्रेशन यूनिफॉर्मली मेंटेन। ठीक है, मतलब जब भी हम कोई दो गैस को मिक्स करते हैं तो वो गैस एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाती हैं और ऐसा प्रेजेंस बना लेती है कि हर जगह उनका कॉन्सेंट्रेशन एक हो। जैसे कि अगर हम चीनी घोलते हैं पानी में तो ऊपर वाला पानी भी उतना ही मीठा लगता है जितना नीचे वाला पानी, अगर आप उसको घोले ना तो वाला बात है। ठीक है, तो कहने का मतलब है डिफ्यूजन मतलब क्या, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। यहाँ पे एक पार्टिकल जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी से वो फैलती है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मतलब अगर हम एक ये ले, क्या कहते हैं, एक डिब्बल है और उसमें एक सेमी परमेबल लेयर ले, दोनों में पानी मिक्स कर दें। ठीक है, अब मान लीजिए सेमी परमेबल लेयर जो है वो नमक के लिए अलाउड है, तो जैसे हम नमक इसमें घोलते हैं, नमक हर जगह अच्छे से फैलेगा। ठीक है,
मीन्स पूरी तरह से डिफ्यूज होगा, तब तक फैलते रहेगा जब तक कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो जाए। ठीक है, जैसे कि आपके घर में कहीं अगर अगरबत्ती जलाया गया तो वो आपके दूसरे रूम तक इसमें स्मेल आती है, ठीक, या कुछ किचन में बन रहा हो तो स्मेल आती है, तो वो डिफ्यूज हो रहा है, जब बन रहा है तो गर्म हो रहा है, और गर्म हो रहा है तो फैल रहा है, जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी है, हीट हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी अपने आप ज्यादा होगा, है कि नहीं? तो मूवमेंट इस पे डिपेंड करता है, ये एक पर्टिकुलर टाइप का डिफ्यूजन। ठीक, अब यहाँ पे डिफ्यूजन जो डिफ्यूजन का तो मतलब समझ में आ गया होगा कि इंटरमिक्सिंग, तुरंत फैल जाना, मतलब तुरंत मिक्स हो जाना किसी भी चीज़ का, चीनी को पानी में घोल दिए, ठीक, कोई भी चीज़ जब एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट होती है और अच्छे से मिक्स हो जाती है, इसको हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, अब बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में, तो पहले मैं आपको समझा दूं, डिफ्यूजन में हम लोग आते हैं उससे पहले आपको ये समझना होगा कि ट्रांसपोर्टेशन जो है दो प्रकार के होते हैं, पैसिव और एक्टिव। एक और होता है बल्क, वो हम समझेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। तो हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग पहले डिफ्यूजन करेंगे। तो डिफ्यूजन इज व्हाट? डिफ्यूजन इज मिक्सिंग ऑफ एनी पार्टिकल टू एनीथिंग फ्रॉम हायर रीजन ऑफ कंसंट्रेशन टू लोअर रीजन ऑफ कंसंट्रेशन। ये मिक्सिंग अप है, मतलब इसमें मिक्स होना, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर रीजन टू, इसमें कोई मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए कि सेलेक्टिव मेम्ब्रेन, यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है उसके लिपिड बाइलेयर से कुछ एक्सटेंट तक, मैंने कहा था कुछ एक्सटेंट तक कुछ चीजें पास हो सकती हैं, तो वो नॉर्मल डिफ्यूजन के थ्रू ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस पार होती है। ठीक है, कुछ भी जैसे पानी हो गया, बहुत लेसर अमाउंट ऑफ वाटर हो गया, सॉल्ट हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, दे आर एबल टू पेनिट्रेट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द लिपिड बाइलेयर, दे आर इजीली परमेबल फॉर दैट। मतलब कुछ एक्सटेंट तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन उन्हें अलाउ करता है कि तुम अंदर आ सकते हो। ठीक है, बात समझे? अब डिफ्यूजन में आप ऐसे समझ लीजिए कि डिफ्यूजन में कोई बैरियर नहीं होता। ठीक है, अगर हम सेमी परमेबल लेयर लगाते हैं, और डिफ्यूजन किसी भी चीज़ का हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी भी चीज़ का। एक चौक को अगर हम एक ब्लैक बोर्ड पर रगड़ दें तो दैट इज आल्सो डिफ्यूजन, वो चौक के पार्टिकल्स उस ब्लैक बोर्ड जहाँ पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं है वहाँ पे आ जाती है। ठीक है, एक लिक्विड को अगर नींबू के रस को पानी में मिला दे तो वो पूरी तरह से डिफ्यूज कर जाएगा, दो लिक्विड भी मिक्स हो सकते हैं। ठीक है, या फिर गैस को वाटर में मिला देना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में मिला दे तो कार्बोनेटेड वाटर, जो आप सोडा वाटर पीते हो। ठीक है, ये जो है ये सब डिफ्यूजन का खेल है। इसमें डिफ्यूजन में कोई भी मीडियम किसी भी स्टेट में मिक्सिंग हो सकती है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है उसके स्टेट पे कि उसका जो रेट ऑफ मिक्सिंग है वो कितना है। अगर वो गैसेस स्टेट में है तो रैपिडली डिफ्यूज करेगा, मिक्स होगा। अगर लिक्विड स्टेट में है तो ऑब्वियसली गैस थोड़ा लेस है, और अगर सॉलिड स्टेट में तो उसको डिफ्यूज होने में समय लगेगा। तो इट डिपेंड अपॉन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द टू एटम ऑफ एनी पर्टिकुलर थिंग। तो डिफ्यूजन, इस पे द रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर मैटर और समथिंग, जो भी जिस भी चीज को हम लोग मिक्स कर रहे हैं। तो ये हो गया डिफ्यूजन। लेकिन ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या है? ठीक है, ऑस्मोसिस है सेम थिंग, बस इसमें एक डिफरेंस है। डिफ्यूजन जो है किसी भी चीज का हो सकता है। ठीक है, किसी भी चीज का, मींस अगरबत्ती जलाया, वो रूम में उसकी महक फैल गई, दैट इज डिफ्यूजन। उजाला का बूंद पानी में डाला, वो पूरा नीला हो गया, दैट इज डिफ्यूजन। चीनी को पानी में घोल दिया, डिफ्यूजन। ठीक है, मिट्टी लेके किसी पे जोर से हवा पे मारे तो फक से फैल गया, डिफ्यूजन, दैट इज डिफ्यूजन। लेकिन ऑस्मोसिस सिर्फ पानी का होता है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ वाटर, या मैंने एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है, लेकिन जब मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमिएबल या सेमी परमिएबल लेयर, मतलब कोई भी चीज जिसके बीच में एक सेमी परमिएबल लेयर हो और तब मूवमेंट हो रहा है, ऐसे मूवमेंट ऑफ ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन कहलाएगा। अगर मेम्ब्रेन हटा दें तो दैट इज नॉर्मल डिफ्यूजन, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रखे हैं और उसमें वाटर की मूवमेंट हो रही है तो ये ऑस्मोसिस कहलाएगा। ठीक है, आप लोगों ने सुना भी होगा, घर पे आके आरओ लगा होगा, वो रिवर्स ऑस्मोसिस पे चलता है, उस पर प्रेशराइज करके ऑस्मोसिस किया जाता है, जिससे क्या होता है, पानी प्योर आने लगता है। और
ठीक है। तो टेक्निकली अभी उस बात पे नहीं डिस्कस करते। अभी आते हैं ऑस्मोसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सिलेक्टिव सेमी परमेबल लेयर, और डिफ्यूजन क्या है, इसमें किसी मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होता है। ठीक है, अब इस पे डिपेंड करता है अब मूवमेंट। अच्छा, अगर हम डिफ्यूजन में देखें तो डिफ्यूजन में ये समझने में आसानी होगा कि ये किसी भी स्टेट में, इट डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ पर्टिकुलर मैटर जो डिफ्यूज हो रहा है। जैसे गैसियस स्टेट में है तो वो बहुत ही फास्ट डिफ्यूज करेगा, ठीक, लिक्विड में है तो गैस से थोड़ा कम, सॉलिड में तो बहुत कम। लेकिन इस पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितने सल्यूट हैं। ठीक है, मींस टेक्निकली हम लोग ऑस्मोसिस का अगर रेट देखें तो इट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट। ठीक है, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि किसी कोई भी सॉल्यूशन जो है वो सल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये थोड़ा टेक्निकल है, ज्यादा ये नहीं है। मैंने क्या कहा, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमेबल लेयर, तो इसमें जो सॉल्यूट है, अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सॉल्वेंट के बराबर है या ज्यादा है तो ऑब्वियसली सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट हमारा यहाँ वाटर है, इन जनरल सॉल्वेंट क्या है हमारा, वाटर। तो कोई भी चलिए इसको ऐसे लेते हैं कि अगर हमें कोई चीज, जैसे कि यहाँ पे जैसे आपने घर में सलाद काट लेते हैं, ठीक, सलाद काटते हैं और उसमें बोला जाता है कि नमक तब डालेंगे जब खाना होगा। तो जब नमक डालते हैं तो देखिएगा थोड़ी देर बाद सलाद पानी छोड़ देता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो जब हमने नमक उसके ऊपर डाला तो नमक क्या होगा, नमक की कंसंट्रेशन उस सेल जो खीरे या फिर टमाटर में जो अंदर जो सेल सैप है, जो साइटोप्लाज्म है, उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू कंसंट्रेटेड नमक से क्या है, कम है। तो वाटर जो है, नमक क्या है, पेनिट्रेट करके नहीं जा सकता सेल के अंदर। तो वाटर क्या होता है, उसको ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए वाटर सेल से बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे एक्सोऑस्मोसिस हो जाता है। ठीक है, इट्स क्वाइट इजी, ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं। इसको ऐसे समझिए जो आपके घर में सबसे नॉर्मली होता है, जैसे रात को चने हम डाल देते हैं पानी के अंदर और फिर सुबह देखते हैं चने एकदम मोटे मोटे तगड़े हो जाते हैं, एकदम सब हेल्दी, और चने एकदम सिकुड़े सिकुड़े डालते हैं, सुबह सुबह मोटे एकदम ताजे होते हैं, एकदम भरा पड़ा हुआ होता है। ऐसा क्यों होता है, जब हम कोई चना को पानी में डालते हैं तो चने के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन एकदम कम रहती है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन एकदम हाई रहती है, सॉल्वेंट ना के बराबर रहता है। ठीक है, जैसे हम उसको रात भर पानी में डालते हैं, वाटर चूंकि देखता है वाटर के अंदर सॉल्यूट ज्यादा है, वाटर नहीं, और बाहर पानी क्या है, पानी की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा, पानी है खाली। तो वाटर क्या करेगा, अंदर जाने की कोशिश करेगा और अंदर जाके उसको स्वेल अप कर देगा। ठीक है, तो ये होता है ऑस्मोसिस। तो यहाँ ऑस्मोसिस को समझ में आया आप लोगों को। ऑस्मोसिस मींस मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमेबल लेयर फ्रॉम हायर रीजन ऑफ कंसंट्रेशन टू लोअर रीजन ऑफ कंसंट्रेशन। अब यहाँ बहुत सारे बुक में सल्यूट लगा देते हैं, ठीक है, तो इसका समझ में आया, अगर कहीं सल्यूट ज्यादा है तो वहां वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। ठीक है, मतलब जैसे कहीं लिखता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट, मूवमेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। बहुत बुकों में ऐसा लिखा रहता है, तो आप कंफ्यूज मत होइए, इसमें कंफ्यूजन का कोई बात नहीं। अगर सल्यूट ज्यादा है तो वाटर की कंसंट्रेशन अपने आप कम होगी, और अगर सल्यूट कम है तो वाटर की कंसंट्रेशन अपने आप ज्यादा होगी। लेट्स टेक एन स्मॉल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड। अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा बीकर ले लें, बीकर क्या है, एक वेसल ले लें, और यहाँ पे हमने सेमी परमेबल लेयर रख दी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इतना नमक डाला और इतना पानी डाला, नाउ वी मिक्स इट, वेरी गुड, ठीक है, और यहाँ से पानी डाला। ठीक, अब देखिए यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है, और यहाँ खाली प्योर सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि सर पानी यहाँ से यहाँ जाएगा, नहीं, पानी यहाँ से यहाँ जाएगा। व्हाई? क्योंकि प्योर कंसंट्रेशन ये हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है कि यहाँ सॉल्यूट है ही नहीं, तो हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मूव टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। इसको ऐसे समझते हैं, इजी हम लोग किशमिश का एग्जांपल लेते हैं, और किशमिश को हम लोग चाशनी में डुबाते हैं और चीनी डुबाते हैं और उसको समझते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे एक्सोस्मोसिस और, ठीक है। देखिए, अगर हम ऑस्मोसिस की बात करें तो हम लेते हैं 2 डिब्बे, और इन दोनों डिब्बे में एक में हमने शुगर सिरप डाल के रखा हुआ है,
जिसे हम लोग चाशनी कहते हैं, ठीक है, और एक में हमने वाटर, सिंपल वाटर, ठीक। हमने किशमिश लिया, रेजिन जिसे बोलते हैं। किशमिश एकदम सिकुड़ा हुआ रहता है, आपको भी पता है, ठीक। तो अब इन दोनों केसेस में आप भी अपना दिमाग लगाइए, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं तो मैं ही बोल रहा हूं, आप भी सोचिए कि क्या होगा, ठीक है। हमने क्या किया, ओवरनाइट इसमें भी किशमिश रख दिया और इसमें भी किशमिश रख दिया, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट अगले दिन मॉर्निंग में क्या होगा, मॉर्निंग में सबको पता है कि भाई किशमिश जो है, किशमिश ऐसे मोटा हो जाए, ठीक है। एट मॉर्निंग क्या होगा, किशमिश एकदम मोटा हो जाए, लेकिन चाशनी में रहने वाला किशमिश और सिकुड़ जाएगा। अब आंसर है क्यों, व्हाई, ऐसा क्यों हो गया। यहां सारा खेल है डिफ्यूजन का, सॉरी ऑस्मोसिस का, ठीक है। चलिए इसके मेम्ब्रेन के अंदर घुसते हैं, इसके अंदर हम लोग घुसते हैं और इसके अंदर। सबसे पहले हम लोग नॉर्मल देखते हैं, जब ये हो गया किशमिश, इसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा। किशमिश आपने देखा होगा लगभग सूखा रहता है, लगभग सूखा रहता है, एकदम सूखा नहीं रहता, लगभग सूखा रहता है। तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हाई है, और बाहर सॉल्यूट है, बाहर तो वाटर है, वाटर इज सॉल्वेंट, तो प्योर वाटर समझ सकते हैं इसको हम लोग, है कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हाई है, यहां सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या है, यानी कि वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो ऑस्मोसिस का मतलब क्या, ऑस्मोसिस का दो डेफिनेशन अभी मैंने बताया। पहला कि फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, तो यहां वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो पानी कहां मूव करेगा, अंदर की तरफ, हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन, है कि। और दूसरा एग्जांपल है लोअर रीजन ऑफ सॉल्यूट टू हायर रीजन ऑफ सॉल्यूट, मूवमेंट ऑफ वाटर इज ऑस्मोसिस। सेम चीज, यहां सॉल्यूट है नहीं है, यहां सॉल्यूट है, यहां ज्यादा सॉल्यूट है तो वाटर का कंसंट्रेशन अपने आप क्या होगा, कम हो जाएगा, और यहां पे सॉल्वेंट का यहां वाटर का कंसंट्रेशन क्या होगा, अपने आप हाई हो जाएगा। तो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे मूवमेंट को जब सेल के अंदर पानी जाता है, ऐसे मूवमेंट ऑफ वाटर को हम लोग एंडो ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, तो यहां कौन सा मैकेनिज्म हुआ, एंडो ऑस्मोसिस। एंडो मतलब इनसाइड, एंडो मतलब इनसाइड, ठीक है। नेक्स्ट इस पे आते हैं शुगर सिरप के ऊपर बातें, शुगर सिरप। अब शुगर सिरप पहले बनता कैसे है ये देखिए। आप अगर आपने देखा हो, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 9th क्लास की केमिस्ट्री में, कि हर चीज का एक सैचुरेशन लेवल होता है। तो चीनी हम घोलते जाते हैं, एक सैचुरेशन लेवल आता है, जब चीनी हम जितना घोलेंगे चीनी उतना ही क्रिस्टलाइज फॉर्म में आते रहेगा और घुलेगा नहीं, मींस उसका एक लेवल होता है, पर 100 ml इतना ही घुल सकता है, उसके अंदर इतने ही इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है कि चीनी के कण उसके अंदर चले। लेकिन उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, आप देखे होंगे जो हलवाई होते हैं वो उसे कंटिन्यूअसली गर्म करते रहते हैं। तो क्या होता है, गर्म करने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ता है, वो स्पेस बढ़ता है, चीनी के और कंसंट्रेशन जाते हैं, धीरे धीरे वो एकदम चिटचिटा सा हो जाता है, सूख जाए तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाता है। तो उसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर की कंसंट्रेशन। तो चाशनी भले देखने में लिक्विड जैसा हो, लेकिन उसके अंदर शुगर कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर कंसंट्रेशन। अब किशमिश के अंदर उतना चीनी तो है, आपने अगर कभी सिरा या शुगर सिरप देखा होगा तो बहुत मीठा होता है, ठीक है। अब किशमिश उतना मीठा तो नहीं, तो यानी कि इतना कंफर्म है कि किशमिश के अंदर उतना सॉल्यूट नहीं है, लेकिन किशमिश के अंदर थोड़ा मोड़ा पानी भी होता है। मैंने बताया था एकदम सूखा हुआ नहीं होता, इसमें थोड़ा सा वाटर होता है। तो वो जो बचा कुचा वाटर है वो इसके कंपेयर में हाई कंसंट्रेशन में चला जाता है, और वो भी इसको छोड़ के बाहर की तरफ, क्योंकि बाहर क्या है, बाहर वाटर की कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। तो किशमिश से भी वाटर बाहर की तरफ निकल जाती है कि। तो इसको समझने का तरीका एक और है, जैसे मैंने अभी बताया कि किशमिश के अंदर जो लिक्विड है इसको भी हम ऐसे समझते हैं, ये हो गया आपका किशमिश और ये हो गया वाटर, ठीक है। फिर से समझते हैं, इधर सॉल्यूट जो है, इधर शुगर सिरप में क्या है, सॉल्यूट की मात्रा किशमिश से ज्यादा है, किशमिश से ज्यादा। यहाँ कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ याद रखिए हर चीज ऑस्मोसिस जब भी होता है कंपैरिजन पे होता है, चाहे वो सॉल्यूट का हो या कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है किशमिश के अंदर क्या है, कम है,
तो डेफिनेशन के अनुसार और कॉन्सेप्ट के अनुसार कि जहां पे हायर रीजन ऑफ कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूट है वहां का वाटर पोटेंशियल क्या होगा, मतलब वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, घट गई, और यहाँ का वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, हाई हो गया, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी। तो मूवमेंट किधर से किधर होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। तो किशमिश से पानी क्या होगा, बाहर की तरफ निकलेगा, है कि नहीं है। तो ऐसे स्टेट को जब ऑस्मोसिस सेल के बाहर जा रहा हो इसको हम लोग एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। एक्सो मतलब आउटसाइड, ठीक है। तो ऑस्मोसिस के दो प्रकार हो गए, समझ में आ गया होगा आपको। ऑस्मोसिस में दो प्रकार कौन से हैं, एक एंडोऑस्मोसिस और एक एक्सोऑस्मोसिस। अब चलिए ये बताइए, जब जोंक जानते हैं, जोंक लीच पे देखिएगा बहुत लोग नमक डाल देते हैं तो मर जाता है, उसके अंदर ब्लीडिंग होने लगती है। या फिर ये सब मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप खुद सोच के देखिए, ये सब ऑस्मोसिस पे है। या फिर समुद्री मछली को जो हाई सेलाइन कंडीशन में रहती है उसको उठा के आप नॉर्मल फिश टैंक फ्रेश वाटर में डाल दीजिए, वो मर जाएगी। क्यों ये सब हो रहा है, बिकॉज उनके सेल से अपने सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन हाई रहती है, ठीक है। वो जैसे ही हम नॉर्मल वाटर में आते हैं पोलैरिटी बदल जाती है और मौत होती है। तो अब आपको समझ में आ गया क्यों सलाद में जब हम सलाद काटते हैं उसमें नमक नहीं डालते जब तक खाने नहीं लगते। सलाद में जब नमक डाला जाता है तो उसमें कौन सा फिनोमेना होता है, एंडोऑस्मोसिस की एक्सोऑस्मोसिस, ऑब्वियसली कौन सा, एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस में क्या होता है, जब हम नमक डालते हैं तो नमक की कॉन्सेंट्रेशन सेल से यानी सेल के अंदर के लिक्विड से नमक की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। तो जब नमक की कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट ज्यादा हो गया तो वाटर पोटेंशियल या वाटर की कॉन्सेंट्रेशन घट गई। तो सेल के अंदर वाले जो वाटर होते हैं वो बोलते हैं नहीं चलो वहां के इक्विवेलेंट वहां पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और वो सेल से बाहर निकलते हैं। तो जब आप नमक डालते हो सलाद में और पानी निकल जाता है उस फिनोमेना को हम लोग एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। समझ में आया? तो अब मेरे ख्याल से आपको ऑस्मोसिस क्लियर हो गया होगा, एक्सोऑस्मोसिस और एंडोऑस्मोसिस। अब हम लोग सॉल्यूशन के स्टेट पढ़ेंगे, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक, ठीक है। बहुत इजी है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखते हो मुझे ख्याल से अब आपको डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में अंतर समझ में आ गया होगा। डिफ्यूजन किसी भी चीज का हो सकता है और क्या कहते हैं, डिफ्यूजन किसी भी चीज का। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को डिफ्यूजन, एक्सोऑस्मोसिस और एंडोऑस्मोसिस का अंतर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आप अपने घर में भी सब लोगों को पढ़ा सकते हैं कि सलाद में नमक डालने से क्या होता है, ये आपके ऊपर। अब आते हैं हम लोग कंडीशन, स्टेट, ठीक है। तो आपने बुक में कुछ ऐसे बुक्स वर्ड लिखे हुए हैं जैसे कि हाइपोटोनिक, और आइसोटोनिक। एकदम जल्दीबाजी में मैं इसको मस्त तरीके से समझा, ठीक है। तो यहां पे हाइपोटोनिक और देखिए 10 जगह पढ़ेंगे कंफ्यूज होंगे, एकदम इसको इजी तरीके से समझिए। हाइपो मीन्स होता है कम, मीन्स लेस, ठीक है। और टोनिक वर्ड का मतलब होता है सॉल्यूट। हाइपर मतलब होता है हाइपर ज्यादा, मोर। टोनिक मतलब सॉल्यूट। और आइसो मतलब होता है बराबर, इक्वल। और टोनिक मतलब हो गया सॉल्यूट। अब इसको ऐसे समझते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन अगर हम कहेंगे तो उस सॉल्यूशन में सेल के कंपेयर में, मान लीजिए कि हमने एक आरबीसी मतलब जानते हो, आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पस्कल, रेड ब्लड सेल पकड़िए, ठीक है। रेड ब्लड सेल को जब हम किसी हाइपोटोनिक कंडीशन में डालेंगे तो सवाल होता है कि भाई हमने आरबीसी को डाला तो क्या होगा हाइपोटोनिक कंडीशन। तो हाइपोटोनिक मतलब लेस सॉल्यूट, मतलब कि सीधे हम लोग एक कंपैरिजन करते हैं, ये हो गया हमारा आरबीसी, ठीक, और ये हो गया वाटर, ठीक है, ये हो गया वाटर। अब ये छोटा जगह हो गया इसलिए आरबीसी में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन और इसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोला गया, यानी कि ये जो लिक्विड है, बाहर वाला लिक्विड है, ये क्या है,
हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक मतलब कम सोल्यूशन। तो जब ये कम सोल्यूशन का है तो ऑब्वियसली या आरबीसी के अंदर का सोल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूट ज्यादा होगा। अब बताइए मूवमेंट किधर से उधर होगा एज कंपेयर टू अगर अंदर का सॉल्यूट ज्यादा है बाहर का सॉल्यूट कम है तो इसका उल्टा पढ़ते हैं हम लोग, अंदर का वाटर कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, बाहर का वाटर सॉल्यूशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मूवमेंट कहां से कहां होगा, मूवमेंट कहां से कहां होगा, अगर सॉल्यूट यहां कम है तो वाटर का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, और यहां वाटर का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। मूवमेंट कहां से कहां होगी, ऑस्मोसिस मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर सो दैट इट कैन मूव फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड। मतलब यहां वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये यहां आएगा, इसके अंदर एक्सोऑस्मोसिस होने लगेगा और आरबीसी बस्ट कर जाएगा। ठीक है, क्या होगा, आरबीसी बस्ट कर जाएगा। ये आरबीसी है, आरबीसी पेड़ा जैसा होता है, पेड़ा खाया होगा, खाया होगा। ठीक है, तो यहां पे कौन सा फिनोमेना होगा ऑस्मोसिस का, एंडो की एक्सो, तो यहां पे क्या हो रहा है, एंडोऑस्मोसिस हो रहा है। क्या हो रहा है यहां पे, एंडोऑस्मोसिस। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है आपका, एंडोऑस्मोसिस। ठीक है, समझ में आया। मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब जब भी हम जैसे बोलेंगे कि एक सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला गया है, आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि बाहर जो है वो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम होगा तो ऑटोमेटिकली वाटर का कंसंट्रेशन हाई होगा। और जिस चीज से कंपेयर किया जा रहा है, अब ये डिपेंड करता है कि यहां हम क्या ले रहे हैं। ठीक है, अब चलिए ये तो हुआ कि हमने आरबीसी को एक हाइपोटोनिक कंडीशन में रखा, तो कंडीशन क्या होगा कि आरबीसी बस्ट कर जाएगा। क्यों बस्ट कर जाएगा, एंडोऑस्मोसिस की वजह से पानी इसके अंदर जाने की कोशिश करेगा। क्यों, क्योंकि बाहर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, वाटर की कंसंट्रेशन हाई है एज कंपेयर्ड टू द इनर साइड ऑफ द आरबीसी। गॉट इट। ठीक, अब आते हैं हाइपरटोनिक कंडीशन में। सेम फिर से हम लोग आरबीसी लेते हैं। आरबीसी मतलब अब 5.5 मिलियन है हमारे पास आरबीसी, ले सकते हैं एक दो, वी कैन हियर इट। ठीक है, ये हो गया आरबीसी। ठीक है, अब आरबीसी को हमने हाइपरटोनिक कंडीशन में रखा, मतलब कि हमने इसको इसके अंदर यहां जो कंसंट्रेशन, यहां जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो क्या है, एकदम हाई, और एज कंपेयर टू यहां आरबीसी में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होगी, डाउन होगी। मैं थोड़ा आरबीसी बड़ा बनाऊंगा, इतना बड़ा नहीं होता आरबीसी। ठीक है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, एज कंपेयर टू बाहर का सॉल्यूशन कम है। अब बताओ इसका उल्टा क्या होगा, अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, तो वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी, यहां वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। अब बताओ मूवमेंट किधर से किधर होगा, आरबीसी से बाहर की तरफ कि बाहर से अंदर की तरफ। जो समझ गए होंगे उन्होंने फट से जवाब दे दिया होगा। मैं बता दूं क्या होगा, यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा है, ऑब्वियसली वाटर क्या करेगा, बाहर कम जो पानी है उनका साथ देने के लिए बाहर निकल आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सारा वाटर जो आरबीसी के अंदर होगा वो लग जाएगा किसमें, बाहर आने में। क्यों, क्योंकि अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर की कंसंट्रेशन कम है इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम इनर साइड टू आउटर साइड। तो यहां पे क्या हो रहा है, एक्सोऑस्मोसिस। मूवमेंट ऑफ वाटर किधर हो रही है, और कुछ नहीं जा रहा है, मूवमेंट ऑफ वाटर क्या हो रहा है, अंदर से बाहर की तरफ। तो यहाँ पे आरबीसी की क्या हाल होगी, अगर मैं तुमसे सारा खून चूस लूं तो सिकुड़ जाओगे एकदम किसमिस की तरह। तो यहाँ पे क्या होगा, आरबीसी श्रिंक कर जाएगा। है कि समझ में आया, हेलो। ठीक, अच्छा अब हम लोग आते हैं आइसोटोनिक कंडीशन। अब आइसोटोनिक कंडीशन मतलब ये तो मतलब डिप्लोमेटिक कंडीशन है। इस केस में क्या होता है, इस केस में आरबीसी की कंसंट्रेशन जितनी होगी, आरबीसी के अंदर के लिक्विड की कंसंट्रेशन जितनी होगी, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जितनी होगी, दैट इज इक्वल टू द सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इन द लिक्विड। तो यहां मूवमेंट ऑफ वाटर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मूवमेंट होने के लिए हायर रीजन टू लोअर रीजन चाहिए, तो मूवमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे आइसोटोनिक कंडीशन में कोई भी एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस नहीं होगा। अगर होता भी है तो इक्वल अमाउंट में होगा कि अंदर जितना जा रहा है उतना बाहर भी जाएगा। ठीक है,
समझ में आया आप लोगों को? तो ये है कुछ टर्मिनोलॉजी, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। अब इसके हिसाब से हम लोग प्लांट सेल में भी ले ही लेते हैं, है कि? प्लांट सेल में इसको ऐसे समझना पड़ेगा कि अगर हम लोग हाइपरटोनिक कंडीशन में किसी प्लांट सेल को रखते हैं तो क्या होगा? प्लांट सेल को इसमें रखा जाएगा क्योंकि इसमें सेल वॉल होता है, ठीक है, ये हो गया सेल वॉल। अब अगर ऐसे सेल वॉल वाले कंसेप्ट को हम लोग हाइपोटोनिक कंडीशन में रखते हैं तो क्या होगा? सोच के बताइए। मैंने क्या बोला था कि जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में किसी सेल को रखा जाता है तो वहां पे एंडोऑस्मोसिस मतलब अंदर घुसने की कोशिश करें। तो ये क्या हो जाएगा? टर्जिट हो जाएगा, मतलब खुल जाएगा। अंदर आने की कोशिश करेंगे, आप सेल वॉल है तो फट नहीं सकते, तो फूल जाए, ठीक है। इस कंडीशन में, हाइपरटोनिक कंडीशन में क्या होगा? हाइपरटोनिक में सर सारा का सारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सॉरी अंदर का जो वॉक्यूल है वो बड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ओके। और सारा वाटर बाहर निकल आएगा। इसे कौन सा कंडीशन कहते हैं? कमेंट में टाइप कीजिए, ठीक। और आइसोटोनिक कंडीशन में क्या होगा? आइसोटोनिक कंडीशन में कुछ भी नहीं होगा, कोई ऑस्मोसिस नहीं, कोई एंडोऑस्मोसिस नहीं। अच्छा, अब मेरा सवाल यह है आपके लिए कि ये कौन सा स्टेट है और ये कौन सा स्टेट है, ठीक है। आप बुक में पढ़िए, प्लाज्मोलाइसिस, टर्जिट, फ्लैशिड, ये तीन ऑप्शन है, करिए। और ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। इसका जवाब कमेंट में दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आपके अगल बगल और भी कई मैकेनिज्म होते हैं, उस पर देखिए, उस पर कॉन्सेप्ट लगाइए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तब तक